स्वागत है आपका HYD टीवी पर। आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूं मोहसिन और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दस प्रतिशत आरक्षण बिल में मुसलमानों को 12% आरक्षण का मुद्दा भी शामिल किया जाए, टीआरएस के सांसदों को केसीआर के निर्देश। प्रोटेम स्पीकर मुमताज अहमद खान 16 जनवरी को लेंगे शपथ, तेलंगाना सरकार ने जारी की अधिसूचना। अयोध्या विवाद सुनवाई के लिए एससी ने बनाई 5 जजों की संविधान पीठ, 10 जनवरी से होगी सुनवाई। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर फिर प्रहार, कहा बर्बाद हो जाएंगे पीएम मोदी, अब उन्हें राफेल की जांच से कोई नहीं बचा सकता। और हैदराबादी बॉलर मोहम्मद सिराज वनडे टीम में शामिल, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ बुमराह की जगह खेलेंगे। और अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र की ओर से आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च वर्गों को 10% आरक्षण बिल में संशोधन करते हुए इसमें मुसलमानों को 12% और एससीज को 10% आरक्षण भी जोड़ने की केंद्र से मांग करने की टीआरएस के सांसदों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि पूर्व में टीआरएस सरकार ने मुसलमानों को 12% और एससी को 10% आरक्षण की आपूर्ति के सिलसिले में विधानसभा में संकल्प पारित करते हुए उसे केंद्र को भिजवाया था। केसीआर ने तेलंगाना सरकार की इस मांग को मरकज से पूरा कराने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहा है कि राज्य में विभिन्न टंकियों को भरने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। अब गोदावरी नदी के पानी को कालेश्वरम परियोजना प्रणाली और इसके विभिन्न घटक बैरेज और जलाशयों से पंप किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा गोदावरी नदी के पानी के 950 टीएमसी फीट हिस्से के रूप में राज्य सरकार नदी पर कालेश्वरम, तुबकुला, गुडेम और सीताराम परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। ये कालेश्वरम परियोजना के माध्यम से है जो पूर्व में करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, वरंगल, मेदक और नलगुंडा जिलों को सिंचित करती थी, जबकि हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष और एआईएमआईएम के सीनियर नेता मुमताज अहमद खान को अंतरिम स्पीकर नियुक्त करते हुए आज अधिसूचना जारी कर दी है। 16 जनवरी को शाम 5 बजे तेलंगाना विधानसभा के मुमताज अहमद खान बतौर प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन उन्हें शपथ दिलवाएंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधान परिषद सदस्य कर्णी प्रभाकर ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर मुमताज अहमद खान से विधायक के रूप में शपथ लेने से इनकार करने वाले गोशामहल विधायक टी राजा सिंह से माफी मांगने की मांग की है। कर्णी प्रभाकर ने मीडिया से कहा कि राजा सिंह की टिप्पणी संविधान की अपमान करने जैसी है। उन्होंने मांग की है कि राजा सिंह को अपने बयान को वापस लेना चाहिए। प्रभाकर का कहना था कि एआईएमआईएम के वरिष्ठ विधायक मुमताज अहमद खान को संविधान के अनुसार ही प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। कर्णी प्रभाकर ने कहा कि राजा सिंह के ऐसे बयान से साबित होता है कि बीजेपी को देश के संविधान के प्रति भरोसा नहीं है। प्रभाकर ने कहा कि राजा सिंह की टिप्पणी साबित से होता है कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। बीजेपी धर्मनिरपेक्ष पार्टी हरगिज नहीं है। कर्णी प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी खुलासा करे कि राजा सिंह का ये बयान पार्टी का है या उनका व्यक्तिगत है। जेएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने मंगलवार को उप्पल और एलबी नगर का अचानक दौरा करते हुए डबल बेडरूम और एलबी नगर फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों का परीक्षण किया। इस अवसर पर जीएचएमसी के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान दाना किशोर ने अधिकारियों को फ्लाईओवर के कार्यों को 1 महीने के अंदर पूरा कर लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा एलबी नगर में एक होटल से सड़क पर गंदा पानी के बहाव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दाना किशोर ने नक्षत्र ग्रैंड होटल के मालिक पर 5000 का जुर्माना भी लगाया। ఉప్పల్ ఎల్బీ నగర్ జోన్లో నేను మార్నింగ్ ఇన్స్పెక్షన్స్కి వచ్చాము. ఇక్కడ దగ్గర తిరుగుతున్నాము. మీకు అందరికీ తెలుసు మనకు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ జరుగుతూ ఉంది. మనం ఒక స్వచ్ఛ సర్వేక్షణగా చేసే హడావుడిలాగా కనబడొచ్చు, కానీ ఇది అటువంటిది కాదు. రాబోయే 6 నెలల్లో మొత్తం కూడాను
మనము మన హైదరాబాద్ నగరం యొక్క పరిశుభ్రత, క్లీనింగ్ వాటిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నాము. మేయర్ గారు, పాలకవర్గ సభ్యులందరికీ మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నాం అనమాట. 6 నెలల పాటు ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించి, అట్లాగే ఏదన్నా పొరపాట్లు జరుగుతుంటే కూడా జరిమానా విధించే కూడా వెనకాడం. మీరు చూస్తున్నారు కొన్ని హోటళ్ళ పైన, నగరంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని పరిశ్రమల పైన, అట్లాగే హాస్పిటల్స్ పైన కూడా ఫైన్లు వేస్తున్నాము. हैदराबाद सिटी पुलिस ओर से बेरोजगार युवकों को पुलिस में भर्ती के लिए सुनहरा मौका दिया गया है। हैदराबाद पुलिस 1200 से अधिक सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल के पदों पर लड़के और लड़की की भर्ती के लिए परीक्षण दे रही है। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन सिटी पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार IPS ने गोशामहल पुलिस स्टेडियम में किया। इसी प्रशिक्षण के उद्घाटन समारोह में अन्य विभागों के ऑफिसर्स ने भी हिस्सा लिया। पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने युवाओं से अपील की है कि वो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। ఈరోజు శివ్ కుమార్ లాల్ స్టేడియం గోషామహల్లో ప్రీ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ కానిస్టేబుల్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్కి ఈరోజు ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ డే ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ 5000 ట్రైనీస్ మనకి ఆల్రెడీ 4000కి ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ జరిగింది. నెక్స్ట్ మంత్లో అవుట్డోర్ ఎగ్జామినేషన్, అవుట్డోర్ టెస్ట్ ఈ డేట్స్కి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంది. ఈ 4000 సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్లో ఇదికి సోషల్ బేస్ కూడా చాలా పెద్దది ఉంది. హైదరాబాద్ సిటీకి అన్ని ఇంటీరియర్ ఏరియాస్లో, రిమోట్ ఏరియాస్ నుంచి అందరు క్యాండిడేట్ వచ్చారు. సో నేను డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి అందరికీ చాలా కాంగ్రాచ్యులేషన్ చెప్తున్నాము, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా. स्कूली बच्चों की सुरक्षा अभियान को जारी रखते हुए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को शहर में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ऑटो और अन्य वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। विशेष अभियान में 945 ऑटो, 70 वैन और 5 स्कूल बसों की जांच की गई और 358 मामले दर्ज किए गए। दर्ज किए गए मामलों में से 33 चालक ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग के पाए गए और 34 वाहन सद्भावना में जब्त किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सभी ऑटो चालक जिन्होंने बिना ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य उल्लंघन करते हुए ड्राइविंग की, उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी एक निश्चित अवधि या स्थायी रूप से निलंबित किए जा सकते हैं। यातायात पुलिस ने माता पिता से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को बैठने की क्षमता से अधिक वाहन में ना भेजें, क्योंकि बच्चों को ओवरलोड वाहन में ले जाना यातायात नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे बच्चों का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। मलकाजगिरी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदेहास्पद स्थिति में मौत की खबर सामने आई है। वो निजामाबाद जिला नवीपेट मंडल के लक्ष्मी किसानपुरम ग्राम का था। बताया जा रहा है कि निजामाबाद जिले का सॉफ्टवेयर कर्मी चंद्रशेखर बेगमपेट में कंपनी में काम कर रहा था। बीते मार्च में उसने वनस्थलीपुरम की सॉफ्टवेयर कर्मी सौजन्या के साथ शादी कर ली। 4 महीने से पति पत्नी बैंक कॉलोनी में रह रहे थे। चंद्रशेखर के पिता ने 5 जनवरी को फ़ोन किया और उनकी हालत ठीक नहीं होने की बात बताई। इस पर चंद्रशेखर ने उन्हें हैदराबाद आने के लिए कहा। चंद्रशेखर के पिता रामबाबू और मां सोमवार को सुबह हैदराबाद पहुंचे। कमरे का दरवाज़ा बंद होने पर उन्होंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उन्हें चंद्रशेखर का शव पंखे से लटकता पाया। रामबाबू ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद किया। पुलिस मामला दर्ज करते हुए जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया है। ये पीठ आगामी 10 जनवरी से मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बीते 8 सालों से लंबित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई 10 जनवरी तक के लिए टल दी गई थी। अयोध्या विवाद पर जल्द सुनवाई की मांग वाली जनहित याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के सामने राम जन्मभूमि मामले से जुड़ी कुल 15 याचिकाएं हैं, जिस पर अब संविधान पीठ सुनवाई करेगी। बेंच गठन के साथ ही सुनवाई की प्रक्रिया का भी जल्द ऐलान हो सकता है। नई बेंच को ये अधिकार है कि वो मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे ताकि मामले पर तेजी से सुनवाई हो सके। हालांकि इस बारे में 10 जनवरी को सुनवाई के बाद ही कुछ पता चल सकेगा।
अपने विवादित बयानों से हमेशा से चर्चा के केंद्र बने रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। अय्यर ने इस बार भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने उनके इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। मणिशंकर अय्यर ने भगवान राम को लेकर दिए अपने बयान में कहा, भगवान राम के पिता राजा दशरथ एक बहुत बड़े राजा थे और उनके महल में 10,000 से भी अधिक कमरे मौजूद थे, लेकिन भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए ये बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि कोई ये कैसे कह सकता है कि मंदिर वहीं बनेगा। उन्होंने बाबरी विध्वंस की तारीख 6 दिसंबर को इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन बताया है। दूसरी ओर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने मणिशंकर अय्यर के राम मंदिर वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साक्षी महाराज ने कहा, मणिशंकर अय्यर ने कबूल किया है कि जो ढांचा तोड़ा गया उसके लिए नरसिम्हा राव की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कबूल किया है कि अयोध्या राजा दशरथ की थी और उनके 10,000 कमरे थे जहां पर रामलला बैठे हैं, वहीं गर्भगृह था, वहीं प्रभु राम का कक्ष था। इस पर हम कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा आलोक वर्मा को सीबीआई निर्देशक के पद पर मंगलवार को बहाल किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राफेल मामले की जांच से कोई नहीं बचा सकता और पूरे देश को पता चलेगा कि मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए अपने मित्र अनिल अंबानी को दे दिए। संसद भवन परिसर में गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई प्रमुख को रात 1 बजे हटाया गया था क्योंकि वो राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे। अब न्यायालय के फैसले से हमें कुछ राहत मिली है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगाह किया कि प्रधानमंत्री मोदी राफेल जांच में सियासी तौर पर बर्बाद हो जाएंगे। राफेल से इनको कोई नहीं बचा सकता है क्योंकि राफेल सच्चाई है और सच्चाई से ना नरेंद्र मोदी ना कोई और भाग के निकल सकता है। सीबीआई के चीफ को 1 बजे रात को निकाला जी। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं तो थोड़ा तो न्याय मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार के लिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। असम में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। सोमवार को ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू समेत 30 संगठनों ने बंद बुलाया था। इस बंद का असर राज्य के सभी हिस्सों में नजर आया। इसके अलावा रविवार की देर रात गए चंद नामालूम लोगों ने बीजेपी के ऑफिस पर हमला करते हुए उसको आग लगा दी थी। इस वारदात में ऑफिस के बाहरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। दूसरी ओर बंद के कारण कई इलाकों में लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने के कारण जाम की स्थिति बनी रही। शहरों और गांवों में विरोध प्रदर्शन करते हुए विधेयक की प्रांतियां जलाई गई। आपको बता देंगे ये विरोध नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को लेकर हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने संसद में पेश की है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी राज्य के लोगों की भावनाओं को समझने में नाकाम रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि असम गण परिषद के साथ गठबंधन तोड़ने के बावजूद बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि असम में अल्पसंख्यकों की तादाद अच्छी खासी है। वहीं बीजेपी की यहां की लोकसभा सीटों पर भी नजर है। Night, immediately our party workers they rushed here. Even we like to thank the neighbor who have already informed the fire service. At the same time, also we like to thank the SP board, S. Kasels and the city SP, and also DGP himself. He came and arrived immediately to see what happened at the spot. Then immediately they have controlled the situation, and we from the BJP Meghalaya State Union, we widely condemn this kind of arson, this kind of the inhuman, and also this kind of violence happens to the BJP party office. We are going to file the complaints to the Home Minister. We should not be spared any culprit who is involved in this kind of arson or arsoning which is done to the party office. आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के चैतन्य स्कूल में एक छात्र की दुर्घटनावश मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक श्री चैतन्य स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले
शीलम नागार्जुन साई बाबा रेड्डी की आज स्कूल भवन की छत से गिरने के कारण मौत हो गई। बताया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे 5K रन को देखने के लिए साई बाबा स्कूल भवन की छत पर चढ़ा था, लेकिन उसी दौरान दुर्घटनावश गिरने से उसकी मौत हो गई। उधर छात्र के माता पिता को बताए बिना स्कूल प्रबंधन द्वारा शव को अस्पताल भेजे जाने को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। छात्र के माता पिता ने स्कूल प्रबंधन को उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच विद्यार्थी संगठनों ने आरोप लगाया है कि 5K रन देखने के लिए साई बाबा को स्कूल के भवन पर चढ़ते देख प्रिंसिपल ने उसे डांट क्यों नहीं लगाई, तो वो डर कर वहीं से शायद कूद गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। छात्र के परिजन और विद्यार्थी संगठनों के कार्यकर्ता साई बाबा का शव स्कूल के सामने रखकर आंदोलन पर उतर आए हैं। विद्यार्थी संगठनों ने इस मामले में स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। యాజమాన్యపై చర్యలు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ అధికారులు డివైఓ ఎంఈఓ వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి డివైఓ ఎంఈఓ డిఓ గారి మీద వెంటనే కంచర్ల పట్టణంలోని స్థానిక శ్రీ చిత్తిన స్కూల్ పాఠశాలలో 8వ తరగతి చదువుతున్నట్టు విద్యార్థి డాబా మీద నుంచి పడి స్కూల్ పై నుంచి పడి చనిపోయారని ఏదైతే యాజమాన్యం చెప్తా ఉన్నారు, ఇదైతే వాస్తవ పరిస్థితులకి భిన్నంగా ఉంది. అయితే స్కూల్ పిల్లగాడు స్కూల్ పాఠశాల సమయంలో పైకి వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. యాజమాన్యం పట్టించుకోని నిర్లక్ష్య వైఖరి అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంది. స్కూల్ విద్యార్థి పై నుంచి పడి చనిపోయి 2 గంటలకు వస్తా ఉంది. అయినా సరే యాజమాన్యం ఇక్కడ హాస్పిటల్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. అదే విధంగా ఇంతవరకు జరిగి 2 గంటలు అవుతున్నా సరే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకి సమాచారం అందించలేదనేది కూడా ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అవసరం. अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बेसहारा मवेशियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि कई इलाकों में लोग इन पशुओं को स्कूल में बंद कर दे रहे हैं। यहां के लखनऊ यानी आपका प्रयागराज, जहां किसानों ने आवारा पशुओं को स्कूल में बंद कर दिया, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड में स्कूल के बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ के शंकरगढ़ इलाके में भगतवार गांव में जब छोटे बच्चे अपने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने आए तो उस स्कूल में गाय बैलों को देखकर डर गए। स्कूल के प्रिंसिपल कमलेश सिंह के मुताबिक रविवार की रात इलाके में हो रही बारिश और ओलों के चलते जो आवारा पशु खेतों में फसल खाने आते हैं वो गांव में घुस आए। गांव वालों ने उन पशुओं को लेकर स्कूल में बंद कर दिया। आधी रात से लेकर सोमवार की दोपहर तक ये जानवर स्कूल में ही बंद रहे और ठंड में बच्चों को स्कूल के बाहर त्रिपाल बिछाकर पढ़ाई करनी पड़ी। बात करते हैं क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में मोहम्मद सिराज को शामिल किया है और ऐसे में सिराज इस सीरीज के जरिए वनडे क्रिकेट में पदार्पण कर सकते हैं। BCCI की ओर से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार बुमराह को वनडे सीरीज़ के लिए और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए आराम देने का फैसला किया गया है। ऐसे में सिराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के साथ साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में भी बुमराह के स्थान पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। HYD TV के समाचार में फिलहाल बस इतना ही। छोटी बड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए HYD TV।